हेलो फ्रेंड्स, आपके साथ चर्चा कर रहा हूँ मैं बाज़ार के बारे में। और बाज़ार के बारे में कल क्या चर्चा की थी, पहले उससे शुरुआत करते हैं। कल हमने चर्चा की थी 3 मुद्दों पर। पहली बात, ज़ोर ज़ोर से जो है मैंने दबाव डाला था एक ही बात पे कि अगर बैंक निफ्टी किसी भी कारण से 34,500 के नीचे चला जाता है और 1 घंटे तक या आधे घंटे से ज़्यादा ट्रेड करता है तो बाज़ार नीचे का रुख ले लेगा। पहली बात। दूसरी बात मैंने आपके साथ की थी वो ये की थी कि देखिएगा, लास्ट दिन है एक्सपायरी का और ऐसा नहीं होगा कि जो लोग हीरो और जीरो ट्रेड लेते हैं उनके पैसे बाजार बनवा दे, तो ये भी पॉसिबल नहीं था। दूसरी बात ख़त्म की थी मैंने और तीसरी बात मैंने की थी कि मुझे सबसे ज़्यादा एक्सपेक्टेड जो लग रहा है वो ये लग रहा है कि 34,500 नीचे की तरफ और 35,100 से लेकर 35,200 ऊपर की तरफ, यहाँ तक बाजार का दायरा रहता है और बाजार अपने ऊपर वाले दायरे में बंद हुआ। यहाँ तक हमने जो है चर्चा की थी और आज उस चर्चा से हम हालांकि 35,100 पे ज़्यादा फोकस कर रहे थे कि शायद उसके ऊपर नहीं जाएगा, तो बैंक निफ्टी उससे करीबन 36 पॉइंट ऊपर क्लोज हुआ है। तो अल्टीमेटली उसी रेंज के अंदर, क्योंकि कल जिस तरीके से नेगेटिव माहौल हो गया था तो बहुत सारे लोग ये मान के बैठे थे अब नेगेटिव टेरिटरी में बाजार चला जाएगा। लेकिन मैंने आपसे कहा था कि जो 34,800 पर एग्जैक्टली जहाँ बैंक निफ्टी की सपोर्ट है वहीं पर क्लोज दिया है। और इसके अलावा बैंक निफ्टी ही देखिएगा निफ्टी को ड्राइव कर सकता है आज की परिस्थिति में। तो बैंक निफ्टी के अंदर बहुत कोशिश की आज बुल्स ने HDFC को ऊपर उठाने की, लेकिन HDFC ने कहा कि जी देखिए मैं नहीं चलूँगा, मेरे साथियों को ले जाओ। तो बाकी साथी तो चले लेकिन HDFC बैंक ने मना कर दिया। तो अब कौन सा सहारा बचता था? तो अब सहारा बचता था, क्योंकि केवल बैंक निफ्टी की बात नहीं थी, बात ये थी कि निफ्टी को भी ऊपर मूव करना है। तो आज बुल्स ने उठाया बजाज ग्रुप के दोनों कंपनीज़ को, बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व। तो इस तरीके से बाजार आज चलते हुए नजर आए। बैंक निफ्टी देखिएगा 35,136 के आसपास बंद हुआ और जबकि निफ्टी 15,737 पर क्लोज दिया, यानी कि 15,737 पे। ये जो लेवल्स थे यहाँ पर एक चीज़ जो है पता चल गई हमें, और जो मैंने कल भी चर्चा की थी कि देखिएगा जो ऑप्शंस हैं या तो 34,500 के आसपास निफ्टी में लिखी गई होंगी या जो है 35,000 के आसपास होगी। तो अल्टीमेटली वहीं पर जो है ऑप्शंस के ट्रेड जो है होंगे और उधर ही बाजार मूव करेगा। तो अभी 35,000 की तरफ बाजार हो गया। अब बात करते हैं कल की चर्चा के बारे में। कल की चर्चा के शुरू करें तो मैं अपना आउटलुक बता देता हूँ। देखिएगा, मैं इस आउटलुक को बताऊँ आपसे कि कल के लिए, तो अगर आप कल के अलावा 1 या 2 दिन और आगे तक का फॉरवर्ड सोचेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। मैं स्टार्ट करता हूँ यूएस के अंदर। देखिएगा, यूएस के अंदर इन्फ्लेशन जो है 2008 के लेवल पर आ गई। जो 2008 में महंगाई की दर थी उस लेवल के ऊपर यूएस के अंदर इन्फ्लेशन पहुँच गई। और यूएस की जो इन्फ्लेशन है वो पहुँची है स्टिमुलस पैकेज की वजह से, जो वहाँ पर बेइंतहा करेंसी नोट छापे गए, जिसकी वजह से वहाँ पर जबरदस्त कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई की दर जो है वो 2008 के लेवल पर पहुँच गई है। इसका मतलब सीधा सीधा सा ये है कि अब यूएस के अंदर जो लॉकडाउन की जो सारी प्रोसेस है वो ख़त्म हो गई है। मोस्टली लोगों को वैक्सीनेशन हो चुकी है। यूएस की इकोनॉमी अपने फुल ट्रैक पे काम कर रही है। तो अब कंजम्पशन जो है वो आ रही है और जिसकी वजह से जो सप्लाई चेन डिस्टर्ब रही पीछे से, उसकी वजह से इन्फ्लेशन बढ़ रही है। और दूसरा, जो करेंसी नोट छापे गए उसकी वजह से। तो यूएस के अंदर जो इन्फ्लेशन बढ़ रही है और वहाँ पर जो एरोप्लेन्स के जो फेयर्स हैं वो भी बहुत तेज़ी से बढ़ाए गए हैं। तो ये सारे सेक्टर्स के अंदर, एक होटल्स और मोटल्स के अंदर जो रेट्स हैं वो नहीं बढ़े हैं, क्योंकि अभी भी वहाँ पर भी लोग, ऐसा नहीं है कि जैसे पहले वो होटल्स या मोटल्स की या ट्रैवल और टूर्स के ऊपर जो पैसा खर्च करते हैं उतना नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी इकोनॉमी वहाँ पर ओपन होने के बाद इन्फ्लेशनरी प्रेशर देखने के लिए मिला है। ये एक इनिशियल साइन है कि जब एक इकोनॉमी पूरी तरीके से कोविड से बाहर निकल रही है तो किस तरीके से इकोनॉमी पे इम्पैक्ट पड़ रहे हैं। तो अभी सिमिलर तरीके से जो बड़े प्लेयर्स हैं, जो बड़े थिंकर्स हैं, इंटेलेक्चुअल्स जो लोग हैं,
वो किस तरीके से सोचते हैं। तो जो बड़ा बाज़ार के जो बड़े प्लेयर्स हैं वो आप बाज़ार को 1 या 2 दिन या 3 दिन के लिए मत सोचिए। थोड़ा सा अगर एक ब्रॉडर व्यू लेके चलेंगे तो जब यूएस की मार्केट के अंदर इन्फ्लेशन आ रही है और सिमिलर तरीके से हमारी जो स्टोरी है वो यूएस की इकोनॉमी से थोड़ी सी ज़्यादा डिफरेंट है। डिफरेंट ये है कि हमारे पास जो कंजम्पशन है वो करने वाले लोग ज़्यादा हैं और हमारी जो बेसिक नीड्स हैं वो ज़्यादा है बजाय कि यूएस के अंदर। तो यूएस के अंदर जो इनकम ग्रुप है और हमारे यहाँ पे जो इनकम ग्रुप है उसमें फ़र्क है। तो हमारे को जो बेसिक कंजम्पशंस वाली जो चीज़ें हैं वो भी चाहिए और जो मिडिल क्लास है उसकी चीज़ें भी चाहिए। तो हमारी जब इकोनॉमी ओपन होंगी तो हमें पर्सनली ऐसा लग रहा है कि इन्फ्लेशंस के जो रेट है वो हायर साइड पर जाएंगे। और हमारी जो इन्फ्लेशन है, क्योंकि हम जो है अगर आप एशिया रीजन्स में देखें तो हमारे यहाँ पर जो भी इन्फ्लेशन की रेट्स होते हैं वो यूरोप के मुकाबले में काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो यहाँ पर जो इन्फ्लेशनरी प्रेशर जो है वो हमारे यहाँ पर आने की पूरी संभावना है। तो जिसको 1 या 2 महीने के एंगल से बड़े प्लेयर जज कर चुके होंगे या कर रहे होंगे। और यूएस के जो डेटा आए हैं वो वास्तव में एक प्रत्यक्ष जो है एक चीज़ दिखा रहे हैं। हालांकि यूएस के बाज़ार काफ़ी तेज़ी के साथ काम कर रहे हैं, लेकिन इन्फ्लेशन के जो है पॉजिटिव इम्पैक्ट हो सकते हैं ऐसी इकोनॉमी के लिए अंदर जो पूरी तरीके से डेवलप्ड है। लेकिन हमारी जैसी इकोनॉमी के अंदर अगर इन्फ्लेशन बढ़ती है तो वो हमारे लिए खतरे की घंटी है। और रीज़न ये है कि जो हमें वैल्यूएशंस मिल रहे हैं स्टॉक मार्केट में वो इन्फ्लेशन के नीचे होने की वजह से, रेट ऑफ इंटरेस्ट नीचे होने की वजह से। और हमें डेवलपमेंट के लिए पैसा चाहिए, क्रेडिट एक्सपेंशन चाहिए। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर हमारे हायर साइड पे जाएंगे तो हमारी इकोनॉमी की ग्रोथ के ऊपर भी इम्पैक्ट करेंगे। लेकिन इन्फ्लेशन जो है कि सप्लाई साइड से भी आएगी। सप्लाई साइड से करेंसी की सप्लाई हमारी कंट्री में भी बहुत ज़्यादा है। अगर अब ये वैक्सीनेशन की प्रोसेस है और हम ये उम्मीद करते हैं कि कोविड अब आगे ज़्यादा ना फैले और उसके जो नंबर्स है वो कम आ रहे हैं और इकोनॉमी जो है दोबारा से रीओपन होगी, तो यहाँ पर हमारी भी जो कंजम्पशन है वो बढ़ने वाली है। और उस कंजम्पशन की वजह से हमें लग रहा है कि अगले 2 से 3 महीने के अंदर हमारे यहाँ पर भी इन्फ्लेशन के एक हायर लेवल्स पर पहुँचने की संभावना है। तो जो बड़े प्लेयर्स हैं वो 2 से 3 महीने का जो है आउटलुक लेके चलते हैं। और मुझे अभी भी ऐसा लगता है कि कल का बाजार के मैं ज़्यादा जिक्र ना करूं, अगर आप अगले महीने की बात करें या 1 या 2 दिन के अंदर जो ट्रेड देखेंगे तो हो सकता है कि बाजार एक बार 16,000 की तरफ अटेम्प्ट करे। लेकिन मुझे ये लग रहा है कि अब बाजार जो भी अटेम्प्ट करेगा, जो भी हाई बनाएगा वो हाई जो भी बनेंगे, मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, वो 16,000 हो, 16,200 हो, 16,300 हो, 16,400 हो, 16,500 जो भी हाई बनेंगे, अब जो भी हाई बनेंगे वो हाई मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि अगले 6 से 12 महीने के लिए बन जाएंगे। यानी कि जो भी हाई अब बनेंगे इस पीरियड के अंदर वो हाई 6 से 12 महीने के लिए बनेंगे। यानी कि अगले 6 महीने से लेकर 12 महीने तक वो लेवल दोबारा से अचीव नहीं होंगे और मार्केट जहाँ टॉप बनाएगा वहाँ से जब करेक्ट होगा तो 6 से 12 महीने तक उन टॉप्स को अचीव नहीं कर पाएगा। ऐसा मुझे इन्फ्लेशन के डेटा के हिसाब से जो है जस्टिफाई होता है, क्योंकि अगर इन्फ्लेशन एक बार ऊपर की तरफ आएगी तो हमारी इकोनॉमी की वैल्यूशंस बदल जाएंगी, हमारे यहाँ पर डिपॉजिट्स के रेट बढ़ जाएंगे और जिसका इम्पैक्ट जो है हमारे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स के ऊपर, हमारी ग्रोथ के ऊपर, हमारे बैंकों के ऊपर, और जो इन्फ्लेशनरी प्रेशर टोटली ट्रिम में बढ़ेगा तो वो अल्टीमेटली हमारी इकोनॉमी को भी स्लो डाउन कर सकता है। तो जिसकी वजह से हो सकता है कि हमारे को इकोनॉमी की जो ग्रोथ है 2% तो हमारी कोविड की वजह से कम हो चुकी है जो अनुमान है, और उसमें 1% या 1.5% का अंदाज़ा मुझे लगता है कि अगर इन्फ्लेशन बढ़ती हुई नज़र आई तो उसका असर भी देखने के लिए मिल सकता है। तो यहाँ पर हायर साइड में जब भी हायर बनते हैं तो बाज़ार जनरली ऐसी स्थिति में हाई बनाते हैं और हाई बनाने के बाद एक अच्छी खासी करेक्शन होती है। तो अब जो भी हाई बनेंगे वहाँ पर एक बहुत अच्छी करेक्शन होगी और वो करेक्शन इस तरीके की होगी कि उसका पुल बैक जल्दी नहीं आएगा। इसीलिए जो भी हमारे अल्फ़ा मेंबर्स हैं या आप लोग हम यूट्यूबर्स के साथ या अपने फ्रेंड सर्कल में मैं जहाँ पर भी बात कर रहा हूँ मैं केवल यही बात बोल रहा हूँ कि देखिएगा, आप अपने पोर्टफोलियो में तो आपको रहना है, बाज़ार से तो बाहर होना नहीं है। बाज़ार में तो हमें रहना है, लेकिन करना क्या है कि अपने जो एग्रेसिव पोजीशंस हैं, यानी कि ऐसे सेक्टर्स जहाँ पर कि इकोनॉमी रिलेटेड रिस्क ज़्यादा है, इन्फ्लेशन रिलेटेड रिस्क ज़्यादा है, वहाँ से पोजीशन स्विच करके डिफेंसिव के अंदर शिफ्ट कर लीजिए। और डिफेंसिव क्या है? डिफेंसिव का मतलब है फार्मा, एफएमसीजी और इसके अलावा
आईटी, लेकिन आईटी के अंदर में मिड कैप आईटी की वैल्यूएशंस काफ़ी स्ट्रेच है, तो लार्ज कैप आईटी के अंदर जो है मूवमेंट होनी चाहिए। ये जो है मेरा एक ब्रॉडर कंसेप्ट जो है वो निकल कर आ रहा है, और ब्रॉडर व्यू जो बना है इस पूरे कंसेप्ट के बेसिस पर जो मेरा व्यू बन रहा है वो इस तरीके का बन रहा है कि एग्रेसिवली जहाँ पर पोजीशंस हैं उनको इस तरीके की पोजीशंस में शिफ्ट कर लेना चाहिए जहाँ पर कि इकोनॉमी अगर थोड़ी स्लो डाउन भी होती है या मार्केट थोड़ी सी करेक्ट भी होती है तो वहाँ पर पोजीशन ठीक ठाक बन सके। ये मेरे इकोनॉमी के ऊपर व्यू हैं, और इसी चर्चा के साथ अब बात करते हैं बाज़ार की। तो बाज़ार की चर्चा में अगर हम बात करें तो देखिएगा निफ्टी चला 15,737 पे। अभी उम्मीद है कि कल के व्यू भी मैं आपको बता रहा हूँ, कल बाज़ार ऊपर की तरफ खुलेंगे, लेकिन ऊपर के बाद एक डिस्ट्रीब्यूशन देखने के लिए मिल सकता है, यानी कि बाज़ार जो भी अब छलांग लगाएगा वो छोटी छोटी छलांग लगाएगा, और छोटी छोटी छलांग मतलब 100 पॉइंट की, 80 पॉइंट की, 70 पॉइंट की, 100 पॉइंट की, 120 पॉइंट की, फिर उसमें से 30, 40, 50 पॉइंट उतर जाएंगे। इस तरीके की छलांग लगेंगी, और ऐसी छलांग इसलिए लगेंगी कि ऊपर के लेवल पर जितने स्मार्ट प्लेयर्स हैं, जो बहुत बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं या जो बड़े प्लेयर्स हैं, वो अगले 2 या 3 महीने का आउटलुक रखते हुए कैश मार्केट में तो माल नहीं सेल करेंगे, लेकिन फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस मार्केट में अगले महीने तक के सौदे बनाते हुए नजर आएंगे, जिसकी वजह से ये होगा कि जो कैश मार्केट में काम करने वाले प्लेयर्स हैं उनके अंदर थोड़ी घबराहट का माहौल होगा, लेकिन वो पोजीशंस जैसे जैसे बनती है दिन के दौरान तो जो है आपको झटके देखने के लिए मिलते हैं, तो वो झटके देखने के लिए मिलते रहेंगे, और बाज़ार को हायर लेवल्स पर जैसे ही पहुँचेंगे, उम्मीद करते हैं कि अगर 16,000 तक बाज़ार पहुँचता है या 16,000, 16,100 पे, तो लोगों के अंदर इतना ज़्यादा ऑप्टिमिज्म हो जाएगा कि अब तो बाज़ार देखिएगा 20,000 जाएगा, 25,000 जाएगा, ऐसी आवाज़ें आनी शुरू होंगी, और वहीं पर स्मार्ट प्लेयर अपने जो है सारे सौदे बना चुके होगा, और जिसका असर या तो इस एक्सपायरी पर या हो सकता है कि आपको भी जुलाई मिड या उसके आगे वाले सीरीज में देखने के लिए मिलेगा। लेकिन उससे पहले स्मॉल और मिड कैप के अंदर एक अच्छी तेज़ी जो है इंडियन ऑपरेटर्स ने करनी है, तो उस तेज़ी के लिए भी स्कोप देना पड़ेगा, और यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है कि जो बड़े प्लेयर्स हैं वो अपना प्रॉफिट बुक करेंगे और किसी को पता नहीं चलेगा, अपनी पोजीशंस फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के माध्यम से शिफ्ट करेंगे बजाय कि डायरेक्टली कैश मार्केट में सेल करने के लिए। तो ये ध्यान रखिएगा कि अब जैसे जैसे हायर लेवल्स आ रहे हैं, हम लोग जो है आप लोगों को एक ही बात बोल रहे हैं कि जो भी एग्रेसिव शेयर्स हैं जो इकोनॉमी से डायरेक्टली लिंक्ड हैं, वहाँ पर अच्छी ग्रोथ आ चुकी है, आएगी, प्रॉफिट आते जाएं, शिफ्ट करते जाइए। कहाँ पर? फार्मा, बेहतरीन आईटी कंपनी, लार्ज कैप, और मैं कहूँगा टॉप 2 आईटी कंपनीज, ओनली टॉप 2 इंडिया की जो टॉप 2 आईटी कंपनीज है। उसके अलावा इंडिया की जो फार्मा कंपनीज है जहाँ पर वैल्यूएशंस आपको ठीक लग रहे हो, एफएमसीजी की कंपनी, और टू द सम एक्सटेंट ऐसी कंपनीज जो इंडिया की एग्रीकल्चर ग्रोथ से रिलेट करती है, क्योंकि इंडिया को एग्रीकल्चर के लिए भी जो है गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो इकोनॉमी जो है एग्रीकल्चर के ऊपर बेस्ड है हमारी इकोनॉमी, तो उस इकोनॉमी के उस पोर्शन के लिए जो एग्रीकल्चर से रिलेट करती है, किसान आंदोलन के बाद गवर्नमेंट का जो है फोकस ज़्यादा रहने वाला है वहाँ पे, क्योंकि जो इलेक्शंस के अंदर जो रिजल्ट्स के आते हैं उसमें ध्यान रखिएगा कि जो हमारे किसान भाई हैं उनका बहुत बड़ा रोल है। तो किसान जो है इलेक्शन हराने और जिताने की बहुत बड़ी ताकत रखते हैं, तो ध्यान रखिएगा कि गवर्नमेंट को उनके लिए तो सोचना ही पड़ेगा। और एक नज़र रखनी है अपने क्रूड ऑयल पे, ये ध्यान रखिएगा क्रूड ऑयल $72 पे। अगर क्रूड ऑयल ऊपर की तरफ जाएगा तो जो मैं इन्फ्लेशन की बात कर रहा हूँ कि इन्फ्लेशन बढ़ती हुई नज़र आएगी, वो बड़े प्लेयर्स उसका पहले से ही कैलकुलेशन करके बैठे हैं। तो सेफ साइड जो है बाज़ार में रही है, लेकिन बाज़ार में सेफ्टी की तरफ ध्यान रखिएगा। ये मैंने पिछले हफ्ते भी आपके साथ बात की थी कि सेफ्टी फर्स्ट। तो अब देखिएगा आज कहाँ चला बाज़ार देखिएगा जिस तरीके से चला है। आज की कैंडल कल की कैंडल से छोटी है, यानी कि मूवमेंट आज कम थी, कल के मुकाबले में वोलेटिलिटी कम थी, लेकिन ग्रीन कैंडल है जहाँ खुली थी उसके मुकाबले में ऊपर जाके बाज़ार बंद हुए। तो ये आपको क्या इंडिकेट कर रही है? ये इंडिकेट एक ही चीज़ कर रही है कि देखिएगा बाज़ार में आज ऑप्शंस के सौदे जहाँ बने थे वहाँ पर बाज़ार गया। मुझे लगता है कि बाज़ार कल ऊपर खुलेगा, लेकिन धीरे धीरे करते हुए प्रॉफिट बुकिंग है या तो फ्लैट हो जाएगा या बहुत ज़्यादा तेज़ी नहीं रहेगी। यानी कि ये भी हो सकता है कि थोड़ा बहुत तेज़ी छोड़ दे। और अगर बाज़ार के अंदर जो मैंने अभी आपको बात बोली, क्योंकि अगले 2 हफ्तों के दौरान, क्योंकि इस एक्सपायरी पर काफ़ी कुछ निर्भर करेगा कि बाज़ार में आगे की पोजीशंस कैसे कैरी होती हैं। तो
सोमवार और मंगलवार के बाद जो बाकी दिन बचेंगे 8-10 दिन इस महीने के जो एक्सपायरी तक, उन दिनों में एक अच्छी खासी वोलेटिलिटी आएगी और उस वोलेटिलिटी का जो आधार है वो कल से आपको तैयार होता हुआ नज़र आएगा। तो जो वोलेटिलिटी इंडेक्स बहुत नीचे आ गया था, यानी कि वोलेटिलिटी नहीं रही थी, मुझे ऐसी उम्मीद है कि कल से जो वोलेटिलिटी इंडेक्स है विक्स है वो भी बढ़ता हुआ नज़र आएगा और प्रीमियम काफ़ी तेज़ी से आपको बढ़ते हुए नज़र आएंगे। तो अगले 2-3 दिन के अंदर वोलेटिलिटी फिर प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होती हुई आपको नज़र आ रही चाहिए। नेक्स्ट वीक जो है काफ़ी वोलेटाइल हो चुका होगा, ऐसा मुझे पर्सनली लगता है। जितनी स्थिरता अभी थी बाजार में उतनी स्थिरता जो है नहीं रह पाएगी। इसके अलावा आज कहाँ पर रही तेज़ी? बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, SBI, इन्फोसिस और HDFC, यहाँ से बाजार को उठाया गया और स्पेशली बजाज फाइनेंस 7% की तेज़ी आज देखने के लिए मिली। ITC, अदानी पोर्ट्स, आइशर, श्री सीमेंट और बजाज ऑटो। ITC में जो है 4 पॉइंट्स की कमजोरी, लेकिन ये डिविडेंड का प्ले था। अगर आज आप डिविडेंड को हटा दें तो ITC पॉजिटिव में ही बंद हुआ है। अदानी पोर्ट, आइशर, श्री सीमेंट और बजाज ऑटो यहाँ पर थी वीकनेस। NSE की एडवांस डिक्लाइन रेशियो सीधा सीधा बुल्स के फेवर में काम करती हुई नजर आई और सुबह से ही एडवांसेस ज़्यादा थे। केवल इंडेक्स के अंदर सुबह थोड़ी कमजोरी थी, बैंक निफ्टी में कमजोरी थी, लेकिन एडवांस और डिक्लाइन यानी कि ब्रॉडर मार्केट, मैंने आपको बोला कि ऑपरेटर चाह रहे हैं कि जो ब्रॉडर मार्केट है उसको एकदम बहुत तेज़ी से खींच दिया जाए, उसमें जो भी प्रॉफिट बनाने वो जल्दी जल्दी से बना लिया जाए और बदल बदल के शेयर्स जो है रोज़ अच्छी तेज़ी करते हुए आपको नज़र आ रहे हैं। FIs और DIs के जो है ट्रेड्स, ये कह रहे हैं कि FIs ने आज बाइंग की 1329 करोड़ की, 1329 करोड़ की। देखिएगा ये इसलिए भी बाइंग किया कि जो आज उनके ऑप्शंस बने थे उन ऑप्शंस को क्लियर करना था, तो इसलिए भी जो है बाइंग आएगी। लेकिन ऊपर अब देखिएगा एक चीज़ तो मुझे साफ साफ नज़र आ रही है कि ऊपर जब तेज़ी आ रही है तो जो तेज़ी पहले आ रही थी, जो 14,000 से लेके 15,000 के बीच में जो तेज़ी थी, और वो तेज़ी 15,100 15,200 तक तो नज़र आई थी 15,200 तक, लेकिन 15,200 के बाद जो तेज़ी हो रही है उस तेज़ी के अंदर वो कन्विक्शन नहीं आ रही है जो हमें पहले आ रही थी। तो कन्विक्शन की जो कमी है इस तेज़ी के अंदर हमें देखने के लिए मिल रही है। बाजार धीरे धीरे ऊपर तो आ रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है, पर ऐसा लग रहा है कि कहीं बाजार को अगले 1 या 2 महीने के नज़रिए से बेचा जा रहा हो, बजाय कि कैश मार्केट में खरीद के FNO के अंदर शायद ऐसी पोजीशंस बन रही हैं कि ये सारा माल जो है रिटेलर के हाथ में थमाना दिया जाए और बाद में जो है प्रॉफिट बुकिंग हो जाए। DIs ने आज माल बेचा 575 करोड़ का, इंडेक्स के अंदर 944 करोड़ की सेलिंग करी। इसका मतलब है कि उन्होंने अपनी तेज़ी की पोजीशन की है, क्योंकि शॉर्ट्स जो है किए इंडेक्स को और लॉन्ग किया जो है इन्होंने स्टॉक फीचर्स को। तो स्टॉक फीचर्स में बाइंग 1461 की, लेकिन देखिएगा स्टॉक फीचर्स में पिछले महीने से शॉर्ट चले आ रहे हैं। आज की बाइंग के बाद भी पूरे महीने का अभी भी शॉर्ट्स ही बचा हुआ है इनका। तो इस बात का जो है मुझे काफ़ी अंदेशा है कि कहीं ऐसा ना हो कि ये पोजीशंस इस तरीके से जो है जो फ्यूचर्स के जो शॉर्ट्स हैं वो आगे भी कैरी होते हुए नजर आए। और मुझे लग रहा है कि या तो कल से या सोमवार के बाद, मंगलवार से, सोमवार को नहीं कर रहा हूँ मैं, सोमवार को अलग तरीके के ट्रेड होते हैं, वो पूरे हफ्ते में जो सब निचोड़ होता है उसके बाद नए फ्रेश जो है मंडे को जनरली अच्छे ट्रेड होते हैं। लेकिन ट्यूसडे से जो है बाजार मंथली एक्सपायरी को देखता हुआ नजर आएगा और या हो सकता है कि कल जो है बाजार के अंदर एक प्रॉफिट बुकिंग, मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत बड़ी कमजोरी, लेकिन प्रॉफिट बुकिंग जो है सिलेक्टिवली जो है सेक्टर्स में होती हुई आपको नज़र आएगी। एक बार बाजार 16,000 चला जाए तो जो है बियर्स भी माल बेचना शुरू करेगा। बियर्स ने कह रखा भैया मैं नीचे माल नहीं बेचूंगा, और आज भी नहीं बेचा। देखो उसने कहा बाजार ऊपर लाओ फिर माल बेचते हैं, और उसने बाजार के अंदर देखिएगा बिल्कुल 15 मिनट माल बेचा है कुल। और इस तरीके से बजाज फाइनेंस में 7% की तेज़ी, बजाज फिनसर्व में 3.5% इससे ज़्यादा की तेज़ी, SBI में 2.56, डिवीज लैब, इंडसइंड बैंक, विप्रो, इनके दम पर बाजार को चलाया गया। गिरावट कहाँ आई? ITC में बता चुका हूँ, बजाज ऑटो, आइसर मोटर्स, UPL, अदानी पोर्ट, तो गिरने में कुछ था नहीं आज, तो छोड़ रखा है। BS ने कहा तुम लाओ ऊपर, हम ऊपर ला के, हमने तो पोजीशन बनानी ना मंदी की, फ्यूचर्स में बनानी पोजीशन, तुम बाजार ऊपर लाओगे तभी तो बनेगी फ्यूचर की पोजीशन। निफ्टी बैंक 35,131, तो ये भी मुझे लगता है कि कल 35,300, 400, इवन 500 तक, हालांकि चांसेस कम लगते हैं, लेकिन वहाँ तक जाएगा। फिर नीचे ये 35,000, 35,500 के बीच में ट्रेड करता हुआ नजर आए। और हो सकता है कि हालांकि ऑप्शंस 35,000 भी बहुत अच्छे लिखे गए हैं अभी शॉर्ट टर्म के अंदर, लेकिन हो सकता है कि 35,000 के नीचे भी कल जो है दोबारा से बाजार एक बार चेक करने चला जाए। और 35,000 के नीचे अगर बाजार कल भी रुक गया, ध्यान रखिएगा, अब मैं दूसरे तरीके से बोल रहा हूँ, जितनी देर आज 35,000 से नीचे बाजार रुका है, अगर कल रुक गया तो फिर ध्यान रखिएगा अगले हफ्ते में मंदी आ जाएगी बैंक निफ्टी के अंदर। अगर 35,000 के नीचे क्लोजिंग देती तो अगला हफ्ता बैंक निफ्टी के लिए मंदा हो जाएगा।
ये है चार्ट, और देखिएगा चार्ट तो बैंक निफ्टी के इतनी कन्विंसिंग नहीं है जितने निफ्टी के तो मजबूत है। और ये देखिएगा यहाँ पर तो ये राउंडेड टॉप जो है शॉर्ट पीरियड में अगर बनाता है तो जहाँ पर मेरे निशान लगे हैं यानी कि 34,100 यहाँ तक भी अगले हफ्ते, इस हफ्ते नहीं कह रहा मैं, अगले हफ्ते यहाँ तक बाजार जो है टेस्ट कर सकता है। SBI, कोटक महिंद्रा, ICICI, एक्सिस बैंक, PNB, यहाँ पे सब जगह तेजी थी। आज HDFC ने कहा जी मैं नहीं चल रहा, या तो HDFC कल चलेगा, या ये सब गिरेंगे तो HDFC फिर हो सकता है गिरने में भी लीड कर जाए। बट क्योंकि 2-3 दिन जब HDFC नहीं चलता तो जनरली एक दिन चलना शुरू हो जाता है। तो कल सुबह उम्मीद करिएगा कि HDFC चलता हुआ आपको नजर आए। बाद में हो सकता है कि वो आधे घंटे 1 घंटे बाद वो गिर जाए, लेकिन सुबह एक बार चलना चाहिए HDFC बैंक, क्योंकि जब ये सब चले और HDFC ना चले तो थोड़ा सा लॉजिक नहीं लगता। अब ये देखिएगा 24 तारीख वाली पुट कॉल रेशो, भाई साहब ये है असली मज़ा, 1.63। इसका मतलब ये है कि जो ऊपर की पुट कॉल रेशियोज बन रही है ना महीने के एंड वाली, वो ये बता रही हैं कि बाजार जो भी हाई बनाएगा वो वहाँ पर एक्सपायरी नहीं करेगा, यानी कि बाजार अपनी हाई पर एक्सपायरी नहीं करेगा। तो जहाँ पर भी हाई बना देगा बाजार इस महीने, वहाँ से कम 200 से 300 पॉइंट नीचे एक्सपायरी होगी। ये पुट कॉल रेशियोज़ के अंदर इतनी ज़्यादा पुट जो है खरीदी जा रही है, यानी कि तेज़ी करने वाले लोग कर तो रहे हैं लेकिन साथ में पुट खरीद रहे हैं। उनको भी डर लग रहा है कि अगर बाजार गिरेगा ना तो भाई सब पुट तो खरीद लो, तो बाद में बचाव जो है पुट खरीद के ही मिलता हुआ नज़र आएगा। इधर अगर, क्योंकि अब मैंने अगले हफ्ते की एक्सपायरी लगाई है, तो देखिएगा यहाँ पे अगले हफ्ते में देखिएगा यहाँ पे 15,700 में पुट राइटिंग हुई, यानी कि 15,700 को कल बाजार होल्ड करने की पूरी कोशिश करेगा। और 15,800 पर देखिएगा यहाँ पे कॉल राइटिंग हुई है, लेकिन पुट राइटिंग ज़्यादा है, यानी कि 15,700 को कल के एंगल से देखें तो बेस बना दिया ऑप्शन ट्रेड में। और अब देखिएगा यहाँ पर 16,000 के अंदर ही राइटिंग है, तो इसका मतलब है कि बियर से मान रहे हैं यार तुम ले आओ यार एक बार 16,000 बाजार, तो वो अभी जल्दी में पुट बेच नहीं रहे हैं, सॉरी कॉल बेच नहीं रहे हैं। बैंक निफ्टी में स्थिति थोड़ी सी अलग है। देखिएगा 35,000 पे 15,000 नए कॉन्ट्रैक्ट लिखे गए, 23,000 कॉन्ट्रैक्ट लिखे गए 35,000 पे, लेकिन 35,500 पे देखिएगा 10,000 कॉन्ट्रैक्ट लिखे गए और कुल कॉन्ट्रैक्ट 22,735 है। तो आज जो शाम की तेज़ी है उससे हल्का सा जो है बियर से डर गए, लेकिन क्योंकि अगले हफ्ते की पोजीशंस हैं तो वो जनरली आज की ट्रेड में सब लोग एक्टिव रहते हैं, तो अगले हफ्ते में जो है पोजीशन जनरली कैरी नहीं करते हैं। तो कल जब सुबह खुलेंगे तो नए सिरे से जो है ऑप्शंस के ट्रेड लिखे जाएंगे। तो आज के मैं ऑप्शंस ट्रेड पर ज़्यादा जो है कमेंट नहीं कर रहा हूँ, इसलिए क्योंकि आज के जो ट्रेड्स हैं वो सेटलमेंट के दौरान, क्योंकि थर्सडे को सेटलमेंट होते हैं तो फ्राइडे में अगले हफ्ते में बहुत कम वॉल्यूम होता है। तो जब कल वॉल्यूम्स क्रिएट होगा तब कल बात करेंगे कि कहाँ पे पोजीशंस बन रही हैं। तो ऑप्शन ट्रेड से कोई बहुत ज़्यादा आइडिया अभी लग नहीं रहा, हालांकि अभी यही बता रहा है ऑप्शन ट्रेड के कि कल एक पॉजिटिव ओपनिंग होगी और फिर उसके बाद जो है कल एक नया गेम खेला जाएगा। तो यहाँ पर चर्चा को समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच।